good evening, greetings of the day. I'm Sayukta from Radiance with You YouTube channel, and I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are diving into a topic that touches everyone under the sun, literally. We embark on a crucial discussion as we raise awareness about fungal infections and the proactive measures we can take to prevent their spread. Fungal infections might not always be top of your mind when we think about healthcare, but they are certainly not to be underestimated as well. From athlete's foot to nail fungus to more serious conditions, these infections can wreak havoc on our health and well being if left unchecked. But fear not, we are not just here to talk about the problem, we are here to discuss solutions from simple prevention techniques to the latest advancements in treatment. We'll be diving deep into strategies for combating fungal infections and safeguarding our health, as this is a fungal awareness month. That's why we are thrilled to have Dr. Yogesh Zawar from Amravati with us today. Dr. Yogesh is MBBS, DDV, and doctor has vast experience of 25 years of practice in his clinic at Walcott Compound, Amravati, Rajapet at Amravati. With an impressive academic background, doctor has completed his undergraduation from Nagpur in 1995, PG from Mumbai in 1998, his special interest in management of fungal infection, and he was awarded by IIDVL for his work on public awareness on fungus. Dr. Zawar has been an ardent speaker on various national, international, and state level platforms. His professional ethos revolves around providing the same level of care he would want for his own family. Thank you so very much for joining us today, Dr. Yogesh. Thank you, Sayukta. Thank you for the very nice introduction. So, doctor, today we are going to talk about a topic which is very common और खास तौर पे because गर्मी का मौसम है, बहुत पसीना, बहुत उमस और ऐसे में फंगल इन्फेक्शन के केसेस और ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस तरह के टॉपिक्स पर डिस्कस करें, लोगों की जागरूकता बढ़ाएं. First of all, doctor, we would like to understand what is fungal infection. राइट, संयुक्ता आपने बहुत सही बताया. ये बहुत जरूरी भी था कि हमने ये फंगल अवेयरनेस वीक भी या कहो मंथ भी तैयार करना चाहिए था, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा रूप ले लिया है अभी. सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एपिडेमिक्स. हमने कुछ साल पहले देखा कि देयर वाज अ एपिडेमिक ऑफ कोविड, यानी सडनली एक ही समय में बहुत सारे केसेस बहुत सारे लोगों को होने लग जाए, उस स्थिति को हम एपिडेमिक कहते हैं. तो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं अभी, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं फंगल इन्फेक्शन का, क्योंकि लास्ट 10 सालों से हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर्स, और वो सिर्फ बढ़ ही नहीं रहे हैं, वो बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट भी हो रहे हैं. ऐसा कहा जा सकता है कि हर घर में एक फंगल इन्फेक्शन होगा. अगर आप ऐसा ले लो कि मेरा ओपीडी का, जैसे एक डर्मेटोलॉजिस्ट का ओपीडी का 20% ओपीडी जो रहता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ पेशेंट, तो 20% वो सिर्फ फंगल इन्फेक्शन के होते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें. तो फंगल इन्फेक्शन बोले तो एक तरह का एक बुरशी है. जैसे ब्रेड को कुछ समय के लिए अपन ओपन में रख दो तो 2 दिन के बाद में हम उसके ऊपर से देखते हैं एक लेयर बन जाता है वेलवेटी, वो एक तरह से फंगस ही है. और सिमिलर काइंड ऑफ चीज जब हमारे बॉडी पे हो जाती है तो वी कॉल इट फंगल इन्फेक्शन फॉर अवर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, स्किन का फंगल इन्फेक्शन. वैसा देखा जाए तो फंगल इन्फेक्शन कैन हैपन इन द इंटरनल ऑर्गन ऑल्सो, जैसे लिवर में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, बहुत वो खास स्थितियों में ही होता है. आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रिस्ट्रिक्टेड टू, हम स्किन का फंगल इन्फेक्शन पे रिस्ट्रिक्ट रखेंगे. बिल्कुल डॉक्टर, और जिस तरह के आंकड़े आपने शुरुआत में बताया वाकई में बड़े चौंकाने वाले हैं और बहुत ज्यादा और सीरियस हो जाने की जरूरत है फंगल इन्फेक्शन को लेकर. और यही कोशिश हम करेंगे कि हम पूरी जानकारी फंगल इन्फेक्शन से जुड़ी हुई जो एक लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो इस सेशन के जरिए हम दे सके. तो डॉक्टर, क्योंकि आपने कहा कि हम पूरा फोकस इस सेशन में रखेंगे स्किन पर, वेरियस जो फंगल इन्फेक्शन होती है उस पर, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है? ओके, मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस फंगल इन्फेक्शन के कितने टाइप्स है बेसिकली. ठीक है. एंड ऐसा कहा जा सकता है कि हम इसको ब्रॉडली स्किन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 इसमें डिवाइड करते हैं. एक तो होता है कैंडिडियासिस, जिसको हम आमतौर पे चिकली भी कहते हैं. जैसे 2 उंगलियों के बीच में, पैरों के बीच में जो व्हाइट व्हाइट हो जाता है वो चिकली कहा जाता है.
एक दूसरा टाइप है जिसको कहते हैं टीनिया वर्सिकलर, जो एक कॉमन लैंग्वेज में शेरनी करके बोलते हैं या सेम बोलते हैं, जो छाती पे सफेद या ब्राउन कलर के चट्टे आ जाते हैं। और एक तीसरा टाइप जो हम रिंगवर्म बोलते हैं, जिसको हम डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन कहते हैं, जिसके कारण हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आज की तारीख में दिख रहा है। सो उसको हम बोलते हैं डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन, जिसको हिंदी में दांत कहा जाता है, मराठी में इसको गजकरण भी बोलते हैं, या कॉमन टर्म में इसको रिंगवर्म इन्फेक्शन बोलते हैं। और इसके डिपेंडिंग ऑन द टाइप इसका अलग अलग वेरी क्लासिफिकेशन भी किया गया है। इसमें यहाँ पे आपको इस बात का भी उत्तर मिल जाएगा कि ये बॉडी का कोई भी पार्ट छोड़ता नहीं है जहाँ पे फंगस नहीं होता है। बट सपोज ये अगर सर पे है तो इसको टीनिया कपाइटिस बोलते हैं। अगर ये बियर्ड एरिया पे है तो इसको टीनिया बार्बी बोलते हैं। अगर ये बॉडी पे है तो टीनिया कार्पोरिस, अगर जांघों में है तो टीनिया क्रूरिस, अगर पैरों में है तो टीनिया पेडिस, और नाखून में है तो टीनिया अंगम। ये क्लासिफिकेशन को समझना इसलिए भी जरूरी है कि इन सबका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी अलग होता है। ऐसा नहीं कि फंगल इन्फेक्शन कहीं पे हुआ तो उसका इलाज इतना ही है। अगर ये नाखून में है तो इसका इलाज 9 महीने का है। अगर ये जांघों में है तो इसका इलाज 2.5 महीने का है। इसके लिए इनकी ये टाइप को समझना बहुत जरूरी है कि किसने कितने टाइप के फंगल इन्फेक्शन है। और ये सभी जगह पे हो सकता है, बॉडी में कहीं पे भी, अपने सर से लेके अपने पैर के नाखून तक कहीं पे भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने बताया हेड टू टो कहीं पर भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और क्योंकि ये टाइप्स अलग-अलग हैं तो इनका जो इलाज है, इनका जो ड्यूरेशन है, ये सब बदल जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये इन्फेक्शन है तो हम डॉक्टरी सलाह लें। लेकिन आम तौर पर ये होता है डॉक्टर कि अगर हमें फंगल इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का स्किन पे इन्फेक्शन हो, इचिंग हो, तो हम होम थेरेपी की तरफ भागते हैं। हमको लगता है कोई होम रेमेडी मिल जाए जिससे हमें आराम मिल जाए। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, इतने क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स मिलते हैं दाँत खाज खुजली के नाम पे कि लोग सालों तक वो लगाते हैं। तो इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि करना क्या उचित है? क्या सबसे पहले एक डॉक्टर को दिखाना है या वाक़ई ये जो होम रेमेडीज़ है, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस है या जो इन्फ्लुएंसर्स आजकल वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं और जो अलग-अलग तरीके बताते हैं इस इन्फेक्शन से निजात के, वो काम करते भी हैं या नुकसानदायक है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। आज की तारीख में जो फंगल इन्फेक्शन की स्थिति हुई है, उसके पीछे एक प्रमुख कारण है कि मेडिसिन का ओटीसी हो जाना। यानी कुछ मेडिसिन फंगल के लिए मेडिकेमिस्ट के पास में गए और ले लिए और लगा लिए। बट अधिकतर ये मेडिसिन या तो उसका डोज इनएडिक्वेट रहेगा, या फिर उसमें कुछ और कॉम्बिनेशन क्रीम रहेगा जिसमें स्टेरॉइड भी रह सकता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यही कारण से ये नतीजा हुआ है कि हमको जो इन्फेक्शन अभी हो रहा है वो रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। सो इसमें कई चीज कैसे कारण भी होते हैं। एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है? तो फंगल इन्फेक्शन का कारण होता है या तो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होना, हुँ, या कभी कभी सॉइल से भी फंगल इन्फेक्शन होता है, या कभी कभी एनिमल से होता है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट वे ऑफ स्प्रेड ऑफ फंगल इन्फेक्शन का है वो पर्सन टू पर्सन ही है। और ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे लोगों को होते रहता है। और ये इसका माध्यम अधिकतर या तो रुमाल होता है उनका, या फिर कपड़े उनके शेयर किए जाते हैं, या किसी की टोपी पहन ली जाती है, या कभी कभी एक बच्चे जिसको फंगल इन्फेक्शन है उसकी कंघी कोई दूसरा भी वापर लेता है। कई बार शर्ट बदले जाते हैं फ्रेंड्स के साथ में। और कभी कभी टावेल किसी के यहाँ पे गए तो उन्हीं का टावेल हम वापर लेते हैं। तो ये प्रमुख कारण होते हैं, किसी एक व्यक्ति को है और उसके अगर कोई चीज हम वापरते हैं तो उसके कारण ये इन्फेक्शन एक से दूसरे व्यक्ति को फैलते जाता है। संयुक्त मैं यहाँ पे आपको उन लोगों के बारे में बताना चाहूंगा जो ज्यादा रिस्क पे होते हैं, जिनको जी। फंगल इन्फेक्शन की उम्मीद ज्यादा होती है। क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनको होने का एक इतना ज्यादा रिस्क है, अगर वो अवेयर हो जाए इस चीज के बारे में तो अपने आप को प्रिवेंट भी कर सकते हैं वो। खासकर जिनको डायबिटीज है, वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और उनको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी होने का डर रहता है। उनको सिर्फ जी। इन्फेक्शन जल्दी ही नहीं होता, उनके इस पे जल्दी जाता भी नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी फेवर करती है वो फंगस को फ्लरिश होने के लिए। इनफैक्ट आज से 10 साल पहले हम कई बार कोई फंगल इन्फेक्शन का केस देखते थे, और उसको अगर ज्यादा प्रमाण में फंगस दिखा तो हम एक ही चीज सोचते थे कि डायबिटीज है इनको। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई अगर मोटा है, ओबेसिटी इज अनदर रिस्क फैक्टर, जिसमें अधिकतर पसीना ज्यादा आने के कारण जांघों में या जो भी जगह पे पसीना जमा होता है वहां पे इन लोगों को ज्यादा होता है। आज की तारीख में विद एडवांसमेंट ऑफ द मेडिकल साइंस ऐसे कई मेडिसिन है जो कैंसर में दिए जाते हैं, जो अस्थमा के लिए वापरते हैं,
या फिर कोई वात के लिए वापरते हैं। ऐसे भी मेडिसिन है जिसके कारण पर्सन प्रोन बन जाता है फंगल इन्फेक्शन को होने के लिए। कभी कभी तो उसका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है, अगर वो धोबी है फॉर एग्जाम्पल, उसका काम ही पानी में है, या एक हाउस वाइफ का भी एग्जाम्पल ले लो, उसको बर्तन भी देखना है, कपड़े भी देखना है, और किचन के हॉट एनवायरनमेंट में काम भी करना है। सो दीज आर द पीपल एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग द फंगल इन्फेक्शन। कोई ड्राइवर है जो 2-2 3-3 दिन के लिए गांव के बाहर है, वही ड्रेस पहनते रहता है, नहाने को उसको प्रोविजन नहीं होता है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर अगेन। अभी तो आपने गर्मी की बात बताई, और कुछ ही दिनों में वी आर एक्सपेक्टिंग प्री मानसून अभी, और हम्म। जैसे ही यहाँ आ जाएगा कि ये नंबर ऑफ केसेस विल गोइंग टू राइज फर्दर अगेन। क्योंकि जब भी बारिश के कारण ह्यूमिड वातावरण होएगा, पसीना और आएगा, और गीले होने के कारण गीले कपड़े कैटेगरी भी बताता हूँ जिनको फंगल इन्फेक्शन का, शायद आप भी जाते हो, मेरे यहाँ पे भी लोग जाते हैं, बट जिम इज अ प्लेस जहाँ से फंगल इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैलना बहुत कॉमन चीज है। क्योंकि वहाँ पे हर कोई वर्कआउट करता है, स्वेट आउट ज्यादा होता है, सो इट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन द जिम ऑल्सो। तो जो भी टाइट कपड़े पहनते हैं उन लोगों के लिए ये ज्यादा और भी रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर है जिसके कारण ये फंगल इन्फेक्शन इन लोगों को काफी हद तक होने की उम्मीद बन जाती है। आपने रिस्क फैक्टर बताया डॉक्टर, और ये भी बताया कि सबसे ज्यादा चांसेस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के फंगल इन्फेक्शन के रहते हैं। ऐसा में ये जान लेना और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपना बचाव कैसे करें, प्रिवेंशन किस तरह से करें, क्या क्या टेक्निक्स हैं या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है। राइट, हमको कोई भी चीज का अगर बचाव करना है तो सबसे पहले उसको जल्दी जान लेना है कि ये हमको हुआ है, और अगर ये हुआ है तो फिर ही हम उसका इलाज करने के लिए रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है वो हमको जानना जरूरी है, जिससे हम डायग्नोसिस कर सके कि शायद हमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है ना। जी। तो ये फंगल हम्म। इन्फेक्शन देखा जाए तो ये न्यूबॉर्न बेबी, छोटे बच्चे से लेकर काफी ओल्ड एज तक के बच्चे, ओल्ड एज तक के लोगों को होता है। इसका कॉमन जो जगह है वो जांघों में या कमर में, इस जगह पे पसीना जहाँ पे ज्यादा जमा होता है वहां पे खुजली आना, ये इसकी फर्स्ट साइन सिम्टम्स होती है। बट आज की तारीख में हम देखते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड टू जांग और कमर में ही नहीं रहा, ये कान पे भी हो सकता है, फेस पे भी हो सकता है। अपन बैठने की जगह पे देखा जाए तो कई पेशेंट बैठने की जगह पे फंगल इन्फेक्शन के बड़े बड़े पैचेस लेके आते हैं। खासकर इन फीमेल जब ब्रेस्ट के नीचे की जगह होती है वहां पे ये बहुत कॉमनली स्किन फोल्ड में दिखता है। मेनी पीपल गेट नेल में, अगर जिसका काम है सपोज वो गुपचुप वाला है, कंटिन्यूस पानी में हाथ रहता है, सो हिज नेल इज वेरी लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड। सो ये फंगल इन्फेक्शन को अगर हमको जल्दी डायग्नोस कर ले तो ये जगह है जहाँ पे हमको ये सोचना है। शुरुआत में इसमें क्या होता है, लाल लाल दाने आते हैं और रैश के साथ में खुजली आने लगती है, और बाद में जैसे वो गोल गोल धीरे धीरे पसरने लगता है, फैलने लगता है, जैसे रिंग के फॉर्म में वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जांघों में इसका जो जिस तरह का प्रेजेंटेशन आता है वो हाथी के कान के जैसा भी दिखने लगता है, जिसके कारण से उसका नाम भी गजकरण रखा गया है। और अधिकतर लोगों को इसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, बहुत ही कम प्रतिशत लोगों को चट्टे आके खुजली नहीं होती, बट अधिकतर लोगों को बहुत ज्यादा खुजली होती है। और अगर ये सर में हुआ फंगल इन्फेक्शन तो खुजली के अलावा वहाँ के बाल का चले जाना, म्हणजे एक ऐसा कॉइन जैसा पैच बन जाता है जहाँ पे बाल नहीं रहते हैं। अगर नखों में हुआ तो नखों का कलर चले जाएगा, या वहां पे वो जाड़ा हो जाएगा नख, या उसमें पेन होने लग जाएगा, ये साइन होती है नख के फंगल इन्फेक्शन की। क्योंकि ये इन्फेक्शन वेरी कॉन्टेजियस भी है, ये बाकी फैमिली मेंबर्स में भी रह सकता है। तो अगर आपके फैमिली में भी किसको है तो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट, बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग थ्रू इज अ वेरी रेजिस्टेंट टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। तो जैसा कि आपने पूछा मुझे कि हमने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो इसको डायग्नोस कर लेना बहुत जरूरी है कि कैसे डायग्नोस करते हैं। तो हमने बताया कि कौन कौन जगह पे हमको ध्यान रखना चाहिए और उसके अर्ली साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। अभी आपने जो पूछा है कि अपन इस तरह क्या केयर लेना चाहिए अगर इन्फेक्शन हुआ तो देखा जाए तो आमतौर पे पसीना और गीलापन ये इस बीमारी के लिए खतपानी है, जो इसको बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो हमारा प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि हम अपने शरीर को ड्राई रखें। एक उदाहरण के तौर पे जब नहाते वक्त कोई नहा रहा है तो उसने बहुत गर्म पानी नहीं वापरना चाहिए, उसने गुनगुना पानी वापरना चाहिए, क्योंकि उससे पसीना बहुत नहीं आता है। प्लस उसने नहाते वक्त अपने पूरे कपड़े उतारने चाहिए। ये कहने को हमको बड़ा आसान है, बट इन अ प्लेसेस देर आर पीपल जो बहुत ही लो सोशो इकोनॉमिक में रहते हैं, उनको बाथरूम भी नहीं रहते हैं चारों तरफ से ऐसे कवर किए हुए जहाँ पे वो कपड़े उतार के नहा सके।
सो वो गीले कपड़े में ही नहा के काफी समय तक रहता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा अंडरवियर निकाल के सब जगह को अच्छे से क्लीन किया जाए। और उसको क्लीन करने के बाद में हमने जो टॉवेल यूज करना चाहिए वो खुद का टॉवेल होना चाहिए और वो ड्राई होना चाहिए। और वो ड्राई टॉवेल से पूरे शरीर को पूरी तरह से ड्राई करे। पूरा शरीर ड्राई होने के बाद में ही हमें कपड़े पहनना चालू करना है। नहीं तो गड़बड़ाहट में टाइम का मैं जल्दी से शावर लिया और गीले कपड़े मुझे बदन गीला रहा तभी कपड़े पहनना चालू कर दिया, तो ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद में जो कपड़े पहनने हैं वो प्रिफरेबली आज की तारीख में जो चलन है एकदम स्किन टाइट जीन्स, जो 3-4 दिन या कभी कभी 5 से 7 दिन तक वही पहना जाता है। इट्स अ वेरी अपने यहाँ पे जीन्स इतना फेवरेबल तो नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, बट ये वेस्टर्नाइजेशन का एक रॉन्ग पॉइंट हमने पसंद किया है, जो हम आज के तारीख में मेरे ख्याल से आप भी पहनते हो, मैं भी पहनता हूँ, और हर कोई श्रोता जो यहाँ पे सुन रहा है सभी पहनते होंगे। बट इस बात का ध्यान रखें कि उसको ड्राई होने के बाद में ही उसको रीयूज करने में लाए, क्योंकि उसको ड्राई होने को काफी टाइम लगता है जींस को धोने के बाद में। वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं हो, एकदम स्किन टाइट कपड़े कम पहने। जो अंडरवियर भी हो उसमें इलास्टिक वाले अंडरवियर को प्रिफरेबली हम यूज कम करना चाहिए। वो अंडरगारमेंट्स थोड़े कॉटन के हो तो ज्यादा अच्छा। वी शेप की जगह अगर बॉक्सर वाले अंडरवियर प्रिफर किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। कई बार लोग बाथरूम जाते हैं, पैर पे पानी डालते हैं, हाथ धोते हैं और वो उसको ड्राई नहीं करते हैं। बार बार पैर पे पानी डालने के कारण दो उंगलियों के बीच में ना गीलापन रह जाता है। वहाँ का गीलापन और शरीर की गर्मी से वहाँ पे फंगस तैयार होना, ये कॉमन लक्षण होते हैं डायबिटीज के पेशेंट के अर्लीस्ट सिम्टम्स। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमने दो उंगलियों के बीच में भी उस चीज को ड्राई कर लेना चाहिए। और अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन घर में है तो उस व्यक्ति ने इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये इन्फेक्शन उससे दूसरों को नहीं फैले। उसके कपड़े अलग से धोने को जाए, उसके सब चीजों को वो किसी के साथ में शेयर नहीं करे। कई लोग कमर में कंदोरा भी बांधते हैं, जो समय टू समय बना ही रहता है और नहाने के बाद में वो पूरी तरह से ड्राई भी नहीं होता। और कई बार वो शुरुआत होती है कमर में फंगल इन्फेक्शन के होने की। तो सबसे बेस्ट यही रहता है ध्यान रखना कि तुमको जल्दी डिटेक्ट करो, अपने आप को ड्राई रखो। और फिर भी अब अगर आपको हो जाता है तो बेस्ट इज ओटीसी और केमिस्ट के पास में या फ्रेंड्स की सलाह या गूगल के पास में ना जाते हुए बेहतर रहेगा आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास में जाके इलाज करें। बिल्कुल। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो पहले प्रिवेंट करने की कोशिश कीजिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए। फिर भी अगर हो जाता है तो सबसे पहले क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाइए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, चूंकि आपने अभी जिक्र किया डॉक्टर कि अगर ये सब है सिम्टम्स हैं तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन के केमिस्ट के पास जाने की बजाय एक डॉक्टर के पास जाइए। तो आई एम श्योर आपको ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो सालों से कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशन कर रहे हैं, कोई ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, टॉपिकल क्रीम लगा रहे हैं या कोई होम रेमेडी कर रहे हैं, और बार-बार उनको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और उसके बाद वो आपके पास आते हैं इलाज के लिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर वो पहले ही आ जाते तो क्या ट्रीटमेंट का जो लेंथ है वो बहुत कम हो जाता, आराम से ट्रीटमेंट हो जाता? और किस कॉम्प्लिकेशन को लेकर वो आते हैं? कितना कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है इस तरह से? राइट, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। इसमें प्रॉब्लम यही है कि बाय द टाइम वो कई बार हमारे पास पहुंचता है, उसका जो इन्फेक्शन होता है काफी ज्यादा प्रमाण में एक तो बढ़ जाता है, और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस रहता है, जो बीमारी रहती है वो कई महीनों की हो जाती है। कभी कभी तो हम ऐसे पेशेंट देखते हैं जो 2-2 साल के हो जाते हैं। मैंने मेरे खुद के ओपीडी में ऐसे पेशेंट देखा है जिन्होंने कहा है कि बस अब मेरे को सुसाइड करने का मन करता है, क्योंकि मैं इतना दवाई खा खा के मुझे परेशान हो चुका हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे को लगता है कि मैंने ये डाइवोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि ये परिवार में पूरे सब लोगों को फंगल ही है, जब से मैं वहां पे गई हूँ यही चीज होता है। तो इसका मतलब इसका सीरियसनेस समझने की जरूरत है। और क्यों इन लोगों का इन्फेक्शन इतना समय तक हो रहा है, ये वही मिस्टेक कर दी है कि इन्होंने शुरुआत में इसको न दिखाया, और उसके बाद में एक ऐसी जगह पे होने के कारण हेजिटेशन होता है कैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, कैसे बताएंगे। तो वो क्या करते हैं, केमिस्ट के पास जाएंगे, एक क्रीम का एक उनका रिक्वेस्ट करेंगे। आमतौर पे तो केमिस्ट जो रहता है वो इतना जानकार न होने के कारण उसको एक पॉपुलर क्रीम देता है, और वो क्रीम में एंटी फंगल के साथ में कई ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जिससे इम्यूनिटी कम होती है। फलस्वरूप पेशेंट को शुरुआत में तो अच्छा लगने लगता है, तो नेचुरली अच्छा लगेगा तो वो क्यों और दवाई लेगा, वो उसी ट्यूब को काफी समय के लिए कंटिन्यू रखता है। ये उसका पहला मिस्टेक होता है।
फिर लेकिन जब भी वो बंद करता है वो इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। फिर वो फ्रेंड्स का एडवाइस से कुछ दवाई भी लेगा या कभी जनरल प्रैक्टिशनर पास जाके दवाई भी लेता है। जैसे दवाई लेता है कुछ ही दिनों में उसको आराम पड़ता है। इसमें एक बहुत अच्छा पार्ट है, फंगल का मेडिसिन लेने के बाद में फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी कम होने लगता है। बट देर इज अ ट्रिक हियर, जैसे ही वो बंद होने लगता है, सिम्टम्स कम होने लगते हैं, हर किसी को दवाई खाना जान पे आता है। तो व्हाट दे प्रिज्यूम कि मेरा दवाई अब हो गया है, मेरा इन्फेक्शन तो ठीक हो गया है, एंड हियर दे मेक अ मिस्टेक ऑफ स्टॉपिंग द मेडिसिन। होता क्या है, चमड़ी की ऊपर की लेयर से अगर फंगल अपने को नहीं भी दिख रहा है तो बालों के द्वारा वो अंदर तक गया हुआ रहता है, और कुछ ही दिनों में वो अंदर से फिर से वापस आने लगता है, हम दवाई बंद करने के कुछ ही समय बाद में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस तरह के इलाज से बचे, क्योंकि इस तरह से इलाज से हमारा समय चले जाता है, और कई बार हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने तक ही इतना खर्चा कर चुके रहते हैं कि बाद में उनके दवाई के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं। सो इट इज बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट अर्लीस्ट टू द डर्मेटोलॉजिस्ट। कभी कभी हमको भी डिफिकल्ट जाती है, क्योंकि ये जब पेशेंट आता है कई चीजें लगा के आने के कारण उसके सिम्टम्स है ना मास्क हुए हुए रहते हैं। सो मेनी टाइम वी आर ऑल्सो इन अ डायलेमा कि ये फंगल है या कुछ और है। ऐसे समय में कभी कभी हम कुछ जांच भी करते हैं पेशेंट की, जैसे उसका फंगल का जो स्किन से है ना एक ऐसा स्क्रैप करते हैं। वो स्क्रैप करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जिसको हम KOH माउंट बोलते हैं, जिसमें अगर हमको डाउट हो तो फंगस दिख जाएगी, और फंगस दिख जाएंगी तो हम गलत इलाज न करते हुए हम सही इलाज करें। क्योंकि कभी कभी आप फंगल का दवाई ले रहे हैं और आपका फिर भी ठीक नहीं है, तो ये सोचने की भी जरूरत होती है कि क्या हमारा डायग्नोसिस तो कहीं और नहीं है, शायद हम फंगल समझ के ट्रीट कर रहे हैं और वो फंगल ही ना हो। तो इस स्थिति में हमको ये टेस्ट काम आती है। कभी कभी हम श्योरली हो जाते कि ये फंगल ही है, और दवाई देने के बावजूद ऐसा देखते हैं कि ये रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो शायद ये वो केसेस है जिसमें ये दवाइयाँ इस फंगस के ऊपर काम नहीं कर रही है। हम्म। तो ऐसे स्थिति में हमको एक और टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं फंगल, जिसमें कौन सा दवाई काम करेगा इसकी जांच के लिए वो टेस्ट करते हैं। सो आमतौर पे जैसे ही वो रिपोर्ट करते हैं हमारे पास, एज अ स्किन स्पेशलिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा उनको समझने का, क्योंकि वो काफी समय से परेशान है। उसका जो हेजिटेशन है दिखाने का, उसको ओवरकम करने का, उसको हमारे पास ना आने के पीछे एक बड़ा कारण ये रहता है शायद हम महंगे हो गए। लेकिन हमको ये समझाना पड़ता है कि हम महंगा नहीं है, हम सही होने के कारण शुरुआत में लगे शायद हमारे पैसे इससे जितने लग चुके हैं उससे कम पैसों में ठीक भी हो जाएंगे। फिर हम उनको एडवाइस करते हैं एंटी फंगल मेडिसिन, जो या तो टैबलेट के रूप में रहेगी या तो फिर क्रीम के रूप में रहेंगी, या कभी कभी दोनों भी देते हैं हम। जब भी हम देते हैं उनको, हम उनसे एक तरह से शपथ ले लेते हैं कि देखो ये दवाई आप बंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर ये दवाई बीच में बंद कर देते हैं तो मेरा ये एंटी फंगल मेडिसिन जो मैंने स्टार्ट किया है, ये मेडिसिन फ्यूचर में उसके काम नहीं आता है, क्योंकि उसको रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। सो मेरे को सब चीजों को ध्यान में रखना है कि वो कितना दूर रहता है, और उसको इकोनॉमिकली उसका कितना इश्यू है, क्या वो आ पाएगा कि नहीं। इट्स नॉट ओनली डायग्नोसिस एंड एडवाइजिंग द मेडिसिन, इट्स अ पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ में काम करना पड़ता है। एंड वंस वी आर श्योर अबाउट द थिंग्स, देन वी टेल द पेशेंट नॉट टू स्टॉप द मेडिसिन जस्ट बिकॉज उनको ठीक लगे। वो उनको दवाई तभी बंद करनी है जब उनको कोई तज्ञ डॉक्टर या जैसे मैंने उनको बोलना है कि आपने अब दवाई बंद करना है। कभी कभी उसके बावजूद अगर ठीक रिस्पांस नहीं दिख रहा है तो हमको उनकी ब्लड शुगर की भी जांच करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी अंडरलाइन कोई डिजीज होगा या डायबिटीज होगा, तो वो भी एक कारण बन सकता है। और कभी कभी एक बहुत कॉमन मेडिसिन है जो कई लोग लेते रहते हैं, जिसको हम एंटासिड बोलते हैं या फिर एसिडिटी का टैबलेट। बहुत ही वन ऑफ द वेरी कॉमनली एडिक्टेड ड्रग बोलते हैं उसको, एंटासिड। और सिंपल वो मेडिसिन अगर कोई ले रहा है और साथ में एंटी फंगल मेडिसिन भी खा रहा है, अगर हम पूछे नहीं उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि वो एंटी फंगल मेडिसिन की जो शरीर के अंदर ब्लड में मात्रा तैयार होनी चाहिए वो मात्रा ही तैयार नहीं होती है। तो ये भी हिस्ट्री में हमको लेके डॉक्टर को, पेशेंट का जिम्मेदारी बनता है कि वो बताए डॉक्टर को कि डॉक्टर मेरे ये दवाइयाँ चालू है, ताकि डॉक्टर को निश्चित रूप से उन दवाइयों के हिसाब से अपना दवाइयों का पावर वगैरह डिसाइड करते आता है। आज की तारीख में कुछ नया एक ट्रीटमेंट भी चालू हुआ है जो अभी सैलिसिलिक एसिड एप्लीकेशन बोलते हैं उसको। जो रेजिस्टेंट केसेस रहते हैं उसमें वो इन हाउस दवाखाने में वो एक स्ट्रॉन्ग सैलिसिलिक एसिड लगाते हैं, जिससे ऊपर की चमड़ी का जो फंगस है काफी हद तक, एक ऐसा कह सकते हैं बड़ी मात्रा में कम हो जाता है।
जिससे हमारा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी कम हो जाता है। बहुत सारे सवालों के जवाब एक साथ आपने दे दिए और बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं ताकि लोग ये समझ सके कि डायग्नोसिस किस तरह से होता है, क्या-क्या टेस्ट होता है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और कितना ज़रूरी है कि हम सेल्फ मेडिकेट ना करें, वो कितना खतरनाक हो सकता है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। कई लोगों में रिकरेंस फंगल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है और शुरुआत में आपने कहा भी था कि ये जो रिकरेंस होता है, ये भी इसलिए होता है कि इलाज ही पूरा नहीं कराते या खुद से इलाज कराते रहते हैं। तो एक बार फिर उस पे भी आप फ़ोकस करना चाहेंगे रिकरेंस ऑफ फंगल इन्फेक्शन डॉक्टर? ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि ये फंगल रिकर नहीं हो। और अधिकतर केसेस में हम भी काफी बार समझाने के बाद में, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे यहाँ पे तो मैंने शपथ विधि ही ले लेता हूँ उनसे, तो इसके बावजूद भी हमको बहुत सारी चीजों को फैक्टर को काउंट में लेना ही पड़ता है कि ये पेशेंट कितना दूर रहता है, हुँ, इसका काम क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये काम ही इसका ये है कि जिसको मछली पकड़ना है, जिसके लिए पानी में ही रहता है, सो आई नीड टू अपार्ट फ्रॉम गिविंग मेडिसिन आई नीड टू एजुकेट हिम कि वो किस तरह से अपना ख्याल रखे कि ड्राई नहीं रहे, कपड़े गीले नहीं पहने। क्योंकि ये एक आम वजह होती है कि हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हमको बचाव भी जरूरी है, नहीं तो इतना सब दवाई लिया उसके बावजूद ये वापस ना होए। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे दवाई दी जाती है, बीच में सपोज किसी को सर्दी खांसी होती है, वो अपने डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है कि अभी आप बाकी दवाइयाँ बंद कर दो, यही दवाई ले लो। नहीं, हुँ। ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से डायबिटीज हो गया, उसकी दवाई बीच में बंद नहीं कर सकते। सर्दी खांसी में अगर किसी को टीबी है तो वो किसी और वजह से टीबी का दवाई बंद नहीं कर सकता है। उसी तरह से फंगल का मेडिसिन चालू करने के बाद में किसी कारण से ये दवाई को बंद न करे। जरूरत पड़ने पे हमको उन जनरल प्रैक्टिशनर से बात करके इन दवाइयों के साथ में वो दवाई कैसे दी जा सकती है, इस पे काम करना है ताकि रिकरेंस बचे। सो दवाई में गैप ना होना। सेकेंड, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कुछ लोग ठीक लगने पे अगर उनको लगा ठीक है, तो रादर देन मीटिंग द डॉक्टर अगेन, वो खुद होके वो दवाई जरूरत पड़ने पे फिर से लेते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत खतरनाक चीज होती है। और उसके कारण क्या होता है, द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेडिसिन, जिसको हम कहते हैं, उसकी मारक क्षमता जो होती है फंगस के ऊपर, वो काफी कम हो जाती है। बाद में भले ही मैं उनको दे रहा हूँ या पेशेंट खा रहा है उस दवाई को, लेकिन वो दवाई उस व्यक्ति में इतना काम ही नहीं करेगी, क्योंकि जी। फंगस ने उसके ऊपर तोड़ कर लिया है, या ऐसा समझ लो उसके ऊपर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। तो उस चीज का ध्यान रखना है कि हम सेल्फ मेडिकेट ना करें। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंगल इन्फेक्शन की दवाई तब बंद ना करें जब पेशेंट को लगता है कि पूरा ठीक हो गया। उसका कुछ कोर्स होता है, जैसे मैंने बताया आपको, अगर स्काल्प का इन्फेक्शन है तो शायद 2 से ढाई महीना लगेगा या 3 महीना लगेगा। अगर नाखून का इन्फेक्शन है तो उसको 9 महीना तक दवाई लेना पड़ेगा। सो ये इम्पोर्टेंस पेशेंट नहीं समझ पाता है। कई बार वो कहीं पे रिसर्च कर लेते हैं कि 2 महीना लेना पड़ता है, वो अपने मन से कुछ एंटी फंगल मेडिसिन लेते रहते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है। कई बार कोई व्यक्ति अगर बहुत मोटा हो, अगर उसका डोज ही उस हिसाब से नहीं दिया गया हो, तो उसके लिए वो डोज कम हो गया, वो कम हो गया तो फंगस पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। तो जब कभी रिकरेंस हो रहा है तो हमको इन चीजों पे ध्यान रखना है। इसके अलावा एक शुगर की जांच जरूर करनी चाहिए जब ऐसा हो रहा है तो। बिल्कुल, तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं और इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। फंगल इन्फेक्शन पे लगातार हम बात कर रहे हैं, कई बार हमने ओवर द काउंटर क्रीम्स की बात की, ऑइंटमेंट्स की बात की जो लोग लगाते हैं और आपने बताया कि कितना खतरनाक वो हो सकता है और कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना। आपने ये भी बताया कि पेशेंट्स को पेशेंस रखना कितना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ एंटी फंगल मेडिसिन्स भी लोग ले लेते हैं, टैबलेट्स भी ले लेते हैं। उनको लगता है अच्छा फंगल इन्फेक्शन है ये तो हम समझ गए तो आओ एंटी फंग क्योंकि अगेन यू नो वी आर सो फ्लडेड विद इन्फॉर्मेशंस दीस डेज़ तो केमिस्ट शॉप में गए हमने एंटी फंगल मेडिसिन्स लेना शुरू कर दिया और कई बार तो जब डॉक्टर ट्रीट करते हैं तो वो दवाइयाँ उन पर काम ही नहीं करती जिसका आपने ज़िक्र भी किया। तो कितना ज़रूरी है कि हम ऑइंटमेंट से, टॉपिकल एप्लीकेशन से तो दूर रहे ही, साथ ही ये जो बार-बार हमें दवाइयाँ लेने की खुद से एक आदत बनी हुई है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, एंटी फंगल हो, ये भी हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है डॉक्टर? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि एक पेशेंट का साइकोलॉजी को देखना चाहिए कि वो क्यों करता है ऐसा। यहाँ पे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी इस तरह से है कि इस तरह की मेडिसिन कैसे केमिस्ट दे भी सकता है।
ऐसा देखा जाए तो आप देखोगे ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं। ये जो फंगल इन्फेक्शन इतना रेजिस्टेंस हुआ है, और ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज वेरी मच ओनली इन आवर कंट्री ओनली। आज देखा जाएगा तो विदेशों में ये प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वहाँ पे इस तरह से कोई भी मेडिसिन केमिस्ट से जाके ले नहीं सकता है। वहाँ पे दे हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर चैनल ओनली टू गेट द मेडिसिन। और ये एक प्रमुख कारण है इस ड्रग का रेजिस्टेंस हो पाना। सेकेंडली, मुझे लगता है कि कई चीजें हमको शायद पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये फंगस जो 10 साल पहले सिर्फ 4 गोली, जिसमें हफ्ते में 1 गोली देके ठीक हो जाता था, वो आज दिन में 4 गोली देने पे भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्या हुआ है इस फंगल में, जो म्यूटेशन हुआ या जो बदलाव हुआ? इसकी पूरी तरह से हम वैज्ञानिक तौर पे पुष्टि भी नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। लेकिन आपने देखा, कोविड पहले नहीं था, बीच में आया। देर आर मेनी डिजीजेस लाइक ग्लोबल वार्मिंग इज रीजन बिहाइंड इट, या उसके कारण कई फंगल फ्लरिश हो रहे हैं। आज की तारीख में लोग घरों में भी एंटी फंगल पेंट लगाते हैं। आज हम्म। की तारीख में प्लांट्स के ऊपर कई लोग एंटी फंगल स्प्रे मरवाते हैं। तो अगर कोई भी एंटी फंगल मेडिसिन का अगर एनवायरनमेंट में ज्यादा वापर होता है, तो फंगस को सरवाइव करने के लिए उसके ऊपर कुछ न कुछ गुणवत्ता प्राप्त करते हैं वो, और वो अपने आप को सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रांग बनते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है जिसके कारण ये रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। और उसमें ऊपर से अगर कोई दवाई ले ले मन से, और वो तो लिमिटेड दवाई है हमारे पास, ऐसा भी नहीं कि हमारे पास बहुत सारे एंटी फंगल है। गिन चुन के 3-4 एंटी फंगल है। अगर पेशेंट ने वो भी कम मात्रा में ले लिया कुछ समय के लिए, तो जब वो हमारे पास आता है, वो ड्रग हमारे काम ही नहीं आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम हाफ हार्टेड थोड़ा सा मेडिसिन न ले रहे, बल्कि इसको अर्लीस्ट इम्पोर्टेंट समझते हुए रिपोर्ट टू अ स्किन स्पेशलिस्ट, जिससे आपका समय बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, आपके बाकी फैमिली मेंबर्स को होने से भी बचेगा, और आप तंदुरुस्त और अच्छा भी रहेंगे। सो मेरा तो ये कहना है कि इस ओटीसी टाइप ऑफ मेडिसिन ये बहुत ही डेंजरस होती है इनफैक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह से आपने बताया वाक़ई में बहुत डेंजरस है ओवर द काउंटर मेडिकेशन, चाहे आप टॉपिकल एप्लीकेशन करें, दवाइयाँ लें, बहुत खतरनाक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाएँ, सही डॉक्टर के पास जाएँ, क्वालिफाइड डर्मेट के पास जाएँ अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, और डॉक्टर पर भरोसा करें, जो प्रिस्क्रिप्शन वो दे रहे हैं, उसे पूरा फ़ॉलो करें और लगातार डॉक्टर के टच में बने रहें। कुछ सवाल हमारे व्यूअर्स के भी हैं। डॉक्टर मीनल वर्मा है, वो नेल्स और हेयर्स में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके बारे में जानना चाहती हैं। जो नेल और हेयर में फंगल इन्फेक्शन होता है, ये एक्चुअली केराटिन जो रहता है फंगस को बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए वो वहाँ पे पसंद करती है। इसी के लिए वो स्किन के अंदर डीप नहीं जाते हैं, वो स्किन के वो अपर लेयर में ही रहते हैं। और नेल और हेयर ये खास केराटिन से ही बनता है, तो फंगस का ये फेवरेट जगह भी बन जाता है। मैं इसको क्वेश्चन को दो तरह से लेता हूँ। एक तरह से सिर्फ बालों में अगर होता है तो क्या करना चाहिए, और नेल में होता है तो क्या करना बिल्कुल। चाहिए। ये बालों में होने का कारण कई बार ये होता है कि कई दिनों तक शैम्पू नहीं कर पाना या बालों को न धोना। कई बार कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, जैसे बुखार रहता है, 7-7 दिन तक नहीं धो पाते हैं। बुखार के समय पसीना भी आता है, और उस समय एंटीबायोटिक लेने के कारण उनकी प्रतिकार शक्ति थोड़ी कम भी रहती है। ये हुँ, बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाता है बालों में फंगल इन्फेक्शन का होने का। आमतौर पे फंगल इन्फेक्शन बालों में है ना, बच्चों में ही देखा जाता है। और जब वो देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे पैचेस आ जाते हैं कॉइन जैसे, जो और जिसमें बाल गायब हो जाते हैं वहां के। और अगर 2-3 बच्चे हो, वो एक दूसरे की कंघी वापरते हो या उनका टूपी शेयर करते हो, तो इससे एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलने का भी डर रहता है। यहाँ के जो बाल जाते हैं, यहाँ पे डायग्नोसिस कई बार डॉक्टर्स को डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि और भी कुछ कारण होते हैं जिसमें बाल जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में वो बालों का एक टुकड़ा लेके उसको जांच के लिए रखते हैं, जिसमें फंगस है कि नहीं देखा जाता है। वंस तुम्हारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि ये फंगल इन्फेक्शन ही है, तो हम फिर उसको एंटी फंगल मेडिसिन एडवाइस करते हैं। एक तरह का लाइट आता है जिसको हम वुड्स लैम्प बोलते हैं। उसमें एक अल्ट्रावायलेट रेज अलग तरह से ब्लू कलर का रेज जाता है। अगर वो फंगस रहेंगी तो वहां पे वो अलग तरह से फ्लोरोसेंट करती है। क्योंकि बच्चे में कई बार कुछ इन्वेस्टिगेशन डिफिकल्ट जाता है, तो हम एक वुड्स लैम्प का यूज करते हैं जिसमें वो फंगस अलग से फ्लोरोसेंट करती है। सो वो भी हमको डायग्नोसिस में मदद करती है नेल और हेयर केस में। तो वंस हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, तो बालों के लिए आमतौर से 2.5 मंथ का हमको एंटी फंगल मेडिसिन एडवाइस किया जाता है।
और रहा अभी नेल का, तो कई बार नेल में अगर इन्फेक्शन है तो हमको देखना है कि इस व्यक्ति को नेल में इन्फेक्शन हुआ क्यों है। क्या इसका काम कंटिन्यूस पानी में है हाथ? अगर उस कारण से होगा तो अगर हम मेडिसिन दे भी रहे हैं इधर से और इधर से उसको बढ़ाने के लिए भी कुछ कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ऐसी स्थिति में पानी में हाथ कम से कम रखें। और जो नाखून अपने को इन्फेक्ट हो चुके हैं उसके आजू बाजू के नाखून में वो इन्फेक्शन धीरे धीरे और भी फैलने लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक हाथ के पूरे 5 नाखून और कभी कभी दोनों हाथ के पूरे 10 नाखून और बहुत ही रेयरली दोनों पैर के और हाथ के 20 नाखून पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब होता क्या है ऐसे चीजों में, इनको बहुत तकलीफ नहीं होती, इनके सिम्टम्स नहीं आते कुछ बहुत ज्यादा, सिर्फ ये दिखने को खराब दिखते हैं, इनका कलर चले जाता है और इसके नीचे एक जाड़ापन बनने लग जाता है नाखून के नीचे। ऐसा लगता है कि बहुत सारी मैल जमा है। बट कुछ सिम्टम्स ना होने के कारण कुछ लोग शायद इनका इलाज भी ना कराएं। बट ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, जब भी वो खुजाते हैं बाकी जगह तो ये नाखून से ये फंगस बाकी शरीर पे फैल जाती है। अगर हमने नोट नहीं किया कि इनको नाखून में भी इन्फेक्शन है और सिर्फ बॉडी में ही इन्फेक्शन है और सिर्फ बॉडी का इन्फेक्शन तक ही हमने दवाई देके ठीक किया, तो कुछ समय बाद में इनको वापस से भी आ जाता है। आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि रिकरेंस क्यों होता है, तो कभी कभी अगर हम मिस कर दे कि इसके नाखून में भी इन्फेक्शन है और सिर्फ बॉडी तक का ही ट्रीटमेंट किया तो भी रिकरेंस आता है। क्योंकि नाखून का जो इलाज होता है वो 6 महीने से 9 महीने तक का इलाज होता है। अगर हाथ का है तो 6 महीना और पैर का है तो 9 महीना। इसकी मुख्य वजह यह है कि नाखून पे तो ब्लड पहुंचता नहीं है और ब्लड में से ही हमारी दवाई वहां पहुंचेगी और वो कारण से नेल जल्दी ठीक नहीं होता है। तो हमारा जो नेल का जो अपन फंगल मेडिसिन है वो नेल में कहाँ पहुंचता है, जहाँ पे नेल तैयार होता है। तो नेल तैयार होने से नेल के बाहर निकलने तक का जो समय लगता है, हमको ठीक उस समय तक के लिए कंटिन्यूस ये मेडिसिन देना पड़ता है। और पैर के नाखून स्लो ग्रो करने के कारण उसका ड्यूरेशन 9 मंथ देते हैं और वही ड्यूरेशन हाथों में अगर हो तो 6 महीने का होता है। तो जी। इसका इलाज थोड़ा लंबा और थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, इस पूरे सेशन को हम सम अप करें उससे पहले कोई टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? यस, मेरे सभी व्यूअर्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज रहेगा। जो सुन रहे हैं वो भी, उनके लिए पर्सनली भी और उनके परिवार के लिए भी, कि फंगल इन्फेक्शन से कोई मरता नहीं है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन को सीरियसली न लेना भी बहुत बेवकूफ़ी है। इसमें काफ़ी पैसा जाता है, फ्रस्ट्रेशन आता है और ऐसा देखा जाए तो बहुत कहीं पे भी कोई भी जगह पे खुजली आने से बड़ा अनकंफर्टेबल सा होने लग जाता है। सो हम इस बीमारी को हल्के में ना लें। इसके जो भी साइन सिम्टम्स जो आज अपने जाने होंगे, तो अगर आपको महसूस होता है तो उसका अर्लीस्ट पॉसिबल हमको जो स्किन स्पेशलिस्ट है उनके पास रिपोर्ट करके दवाई लेना सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। उनके पास जाके दिखाने में हेजिटेट ना करें। ऑन काउंटर मेडिसिन जो रहते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं और अधिकतर लोगों का हमने देखा है कि उनका ये बीमारी बैठता नहीं है, उल्टा वो बढ़ते जाता है, उल्टा वो क्रोनिक बन जाता है, यानी डिफिकल्ट बन जाता है ट्रीटमेंट के लिए। सलाह उनको कि जब रिपोर्ट करें डॉक्टर के पास तो उनकी पूरी सलाह माने, उनके तय समय अनुसार वापस जाए और उनका तय समय पूरा कोर्स पूरा करे, यही सलाह मैं उनको दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहा। तो बहुत अच्छी बातचीत हुई, इसके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलेगा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। स्टिल इफ एनी ऑफ द viewers have a questions about it, they can WhatsApp me on the number like 98230 72240. I will repeat it, 98230 72240. Thank you, dear. Thank you for being such a nice. It was nice interacting in this session with you. Thank you so much, Doctor. It's a pleasure. And this was issued in public interest by Makers Salt Blueball Lotion Advanced Genetics Division of Hetero Healthcare. और viewers, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतने active participation के लिए. Stay connected to our channel. Do not forget to subscribe our channel Radiance with You. Thank you. Good day. Goodbye.